नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। पिछले कुछ दशकों से हमने हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से तरक्की की है और इसमें विज्ञान का काफी अहम रोल भी रहा। लेकिन अशिक्षा और अज्ञानता के अंधकार में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। रतलाम जिले के मलवासी गांव में अंधविश्वास का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे देखकर सुनकर दिल दहल जाता है। यहाँ 9 माह की मासूम बच्ची को गर्म रॉड से दागा गया, वो भी बच्ची की दादी ने। दरअसल बच्ची को कुछ दिनों से बुखार था और बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो वहां इलाज बच्ची को सूट नहीं किया और इसी बात को लेकर के दादी ने कुछ अपनी ही तरह का इलाज किया। देखिए एक रिपोर्ट। अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से करा रही ये मासूम मनो अपनी ही दादी से सवाल कर रही हो, बताओ मेरा कसूर क्या है? बच्चों को बुखार आता है तो माँ बाप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन रतलाम में एक बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया। बच्चों को बुखार आए तो क्या उन्हें गर्म रॉड से जलाया जाता है? बच्ची सवाल कर रही है अपनी दादी से। बुखार आने पर तो डॉक्टर अंकल को दिखाया जाता है, लेकिन 9 महीने की मासूम पूजा को कौन बताए कि उसके सवालों का अंधविश्वास की किताब में कोई जवाब नहीं है। पूजा को मनो बुखार आने की सजा खुद उसकी दादी ने दी। जब पूजा का बुखार ठीक नहीं हुआ तो उसकी दादी ने लोहे की रॉड को गर्म किया और उस मासूम के सिर पर चिपका दिया। दर्द से कराह उठी नन्ही सी जान। क्या बुखार आना इस मासूम का गुनाह रहा और बुखार आने पर ये सजा? अभी तो स्टेबल है बच्चा। बाकी हम सर्जरी वालों को बुला के एक बार दिखवाएंगे, बाद अपन बता पाएंगे कि क्या कंडीशन है बच्चे की। काय से दाग लगाए गए थे और ये रूल मतलब आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी चल रहा है। ये अंधविश्वास है लोगों का कि बीमारी ठीक हो जाएगी, कन्वर्जन वगैरह आए थे उसके लिए उन्होंने दाग लगाया। हम भले ही 21वीं सदी की बात करें, सरकार भले ही तमाम सामाजिक योजनाओं पर करोड़ों खर्च करती रहे, लेकिन हकीकत हम और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। गांव में आज भी लोग ऐसे ही अंधविश्वास और घरेलू चिकित्सा के नाम पर कई तरह के जानलेवा प्रयोग करते हैं। ये भी एक इसी तरह का प्रयोग रहा, जहां एक नन्ही सी मासूम को गर्म रॉड से दागा गया। DNN न्यूज के लिए रतलाम से अनीत सोमवंशी की रिपोर्ट। तो विज्ञान और आधुनिकता के नाम पर हमने बहुत तरक्की कर ली, काफी दौड़ लगा ली, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण इलाका अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। शहरी इलाकों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं शिक्षिका सोनल और हमारे साथ हैं समर खान, जो निर्भया सोसाइटी के साथ उसकी मेंबर है और बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समर खान जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा शुरू करते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास दोनों के बीच में एक हल्की सी जो लकीर है वो अंध के साथ ही है, अंध ही है, वो अंधेरी ही है, और उसी लकीर के साथ, उसी अंधेरी लकीर के साथ हम अभी तक चलते चले जा रहे हैं। हम इतने आगे आ चुके हैं, लेकिन वो विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो अंधेरी गली है उससे हम निकल नहीं पाए अभी तक। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिनको हम कुरीतियों के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं रीति रिवाज को फॉलो करते करते हम कहीं ना कहीं विश्वास से अविश्वास की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं। और यही बात है कि जिस चीज़ में कोई तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, वही अंधविश्वास बन जाता है। आप देखेंगे छोटे छोटे अंधविश्वास से डे टू डे लाइफ में हम लोग भी सामना करते हैं। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अशुभ हो गया, या घर से निकलते समय दही के साथ शक्कर लेके खा के जाओ। ये इस तरह के छोटे छोटे अंधविश्वास जिसको हमने खुद अपने घर में जगह दी है,
वो धीरे धीरे कर हमारे अंदर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो समाज में आगे जाके कहीं ना कहीं एक क्राइम की शक्ल भी ले लेते हैं। सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, महिलाओं के साथ भी कई ऐसे केस सामने आते हैं जिनको हम देखकर दंग रह जाते हैं कि अंधविश्वास इस हद तक बढ़ जाता है कि वो कहीं ना कहीं जानलेवा हो जाता है, जो कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके द्वारा पेश किया जा रहा है कि समाज में अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि बीमारी के लिए हमें चिकित्सा लेना चाहिए, किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग आज भी यही सोचते हैं कि अगर बीमारी बहुत लंबे समय तक चल रही है तो ये ज़रूर कोई जादू टोना है या किसी तरह का कोई भूत प्रेत इस बच्ची पे या महिला पे चढ़ गया है। बिल्कुल, तो जादू टोने भूत प्रेत के चक्कर में हम लोग अभी भी हैं, इसके जाल से निकल नहीं पा रहे हैं। सोनल हमारे साथ है, शिक्षिका है, तमाम तरह के बच्चों को शिक्षा देती हैं और हर तरह के तबके के लोगों के लिए काम करती हैं। सोनल, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि हर तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, मानसिकता किस तरह की रहती है लोगों की? जैसे ग्रामीण तबके के जो लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी मानसिकता क्योंकि उनके परिवार से ही निकल कर आती है, तो क्या वो बच्चे और उनकी जो माएँ आती हैं उनसे आपका मिलना जुलना होता होगा, उसी मानसिकता में है भी? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जिस तरह की मानसिकता में वो लोग पल बढ़ रहे हैं, उनके आसपास का जो माहौल है उसी के अनुसार ही उनकी मानसिकता डेवलप होती है। तो वो जो माँ बाप जिस तरह की बातचीत करते हैं, जिस तरह का उन लोगों को जानकारी मिलती है, जानकारी सबसे बड़ी समस्या तो जानकारी का अभाव ही है जिसके कारण इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, बहुत हद तक ये भी मैं मतलब इसकी मैं मानती हूँ कि ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हम उन चीज़ों को उस तरह से उनके पास लेके नहीं जाते, वो अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम उन्हें जानकारी उपलब्ध कराएं, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि गाँव की तो आप छोड़िए, शहरों में आप आज भी कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपको उसमें ढेर सारे ऐसे मिल जाएंगे, फलाने बाबा वशीकरण कराइए, ये आपकी परेशानी है, इसके लिए तुरंत इलाज, बिल्कुल, है ना, इस तरह की चीजें जो होती है। तो ये जो पढ़ा लिखा समाज है ये इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल, है ना। तो डॉक्टर रोहित है हमारे साथ। डॉक्टर डॉक्टर रोहित, आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा सा, जब इस तरह की चीजें आती हैं, इस तरह के केस आपके पास आते हैं, वैसे अमूमन कितने केस आ जाते होंगे जो अंधविश्वास से घिरे हुए होते हैं? देखिए 10 में से 2 केस ऐसे निकलते ही जनरल प्रैक्टिस में। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो हम लोग इतना जागरूक कर रहे हैं, लोगों को कैंप लगाते हैं, आजकल इतनी सब मीडिया है, सब कुछ है, प्रिंट मीडिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो मानसिकता है वो हम बदल नहीं पा रहे हैं। नो डाउट हमने करीबन 70-80% कहें अगर ओवरऑल वर्ल्ड के लेवल पे या अपने हिंदुस्तान के लेवल पे, लेकिन जैसा अपना भारत देश है उसमें भांति भांति के लोग मौजूद हैं, पाए हैं हर जाति समुदाय के। अब पुरानी किसी की ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, किसी के पारंपरिक हैं, किसी की प्राचीन काल से कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ को लेते हुए मिथ हैं, पाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो परंपराएं अभी भी दिख जाती हैं, और उसी का एक रूप ये जो है आज की घटना वो है। बिल्कुल, जब इस तरह के कोई केस आते होंगे आपके पास कि उसका इलाज कुछ और होता है और इस तरह अंधविश्वासों के साथ उनका इलाज किया जाता है, निश्चित रूप से कोफ्त तो बहुत होती होगी, और उनके जो पेरेंट्स उनके साथ अभिभावक आते हैं उनको भी आप की तरफ से जरूर डांट पिलाई जाती होगी कि ये क्या तरीका है। लेकिन जब इलाज के लिए आते हैं जब ये ऐसे लोग, तो क्या उनकी मानसिकता जो होती है उसकी ट्रीटमेंट भी आप लोग इस तरह से देते हैं कि बच्चे का इलाज कर दिया और बस जाइए? नहीं, बिल्कुल आपने ये सही कहा। जब जैसे कोई भी पेशेंट, मानसिकता का इलाज होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ, जैसे कोई भी पेशेंट आता है, अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास गया पेशेंट और उन्होंने प्रिस्क्राइब करी मेडिसिन, सिम्टम्स सुने और बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब प्रैक्टिस चेंज हो गई है, अब डॉक्टर भी पेशेंट को उतना टाइम देते हैं, उनकी पूरी जो समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुना जाता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, जैसा आपने कहा, कि आदमी की मेंटल स्टेटस या उसका लेवल चेक किया जाता है। बात करने से कई 50% चीज़ें ऐसी पता लगती है कि आदमी का स्वभाव क्या है, वो किस वे ऑफ माइंड सेट से आपके पास आया है, क्या वो जो आप ट्रीटमेंट देंगे उसको वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है। इतना तक पता लग जाता है कि वो क्लिनिक या हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्या वो दवाई का सेवन करेगा भी कि नहीं करेगा। तो ये सब जब आप उनसे बातें करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, 5-10 मिनट जब आप इंटरेक्शन के बाद आपको ये अनुमान
जनरल तौर पे तो हो जब जाता है। इलाज के लिए लोग आते हैं आपके पास, आंकड़ा क्या कहता है इस वक्त? ग्रामीण तबके में हम सब समझ सकते हैं कि अशिक्षा का अंधकार जरूर है वहां पर, लेकिन शहरी इलाके में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी भी जैसे अगर जॉन्डिस हो गया है तो वो झाड़ फूंक की बात जरूर करते हैं। तो ऐसे में शहरी तबका और ग्रामीण तबके में आंकड़े का जो आकलन निकल के आता है वो क्या कहता है? जी, दोनों को अगर कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से तो कम 50% का है आंकड़ा। क्यों? क्योंकि अब शहर में इतने लोगों के पास सुविधाएं हो गई हैं, और सबसे बड़ी जिसको बोलते हैं एक अपना के माउथ पब्लिसिटी जिसको बोला जाता है। आजकल आदमी किसी भी बारे में, आप फील्ड में किसी भी बच्चे से भी बात करेंगे तो कोई ना कोई जानकारी भरे आधी अधूरी जिसको बोलते हैं डेंजरस होती है, लेकिन फिर भी आदमी बोलना पसंद करता है। लेकिन गांव में क्या है, जो एक माहौल वहाँ पे बना हुआ है, जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, आदमी वही देखता है, जागता है, सोता, खाता, पीता, तो उसी में वैसा ही ढल जाता है। उसको उतना एक्सप्लोर करने के लिए वो स्पेस नहीं मिलती है। जो उसके इर्द गिर्द सारी सिचुएशंस हैं उसी के हिसाब से वो वहाँ पे डील करता है। तो समर खान जी, ये जो वीडियो आया है इसमें एक तरह से देखा जाए तो उसकी दादी ने उसका इलाज ही किया है अपनी तरह से, तो उस अपनी तरह से वो गलत तो नहीं है। अगर वो बच्ची को ठीक करना चाह रही है, उसका तरीका ये गलत है उसके हिसाब से। अगर ये कहें कि उसकी मानसिकता ऐसी थी कि बच्ची को परेशान करना है या बच्ची को इस तरह से दाग कर उसका इलाज हम कर रहे हैं, तो उसे खुद नहीं मालूम कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। लेकिन चूंकि इंसान है, हमें सब मालूम है हमारी इंद्रियां कहाँ कहाँ किस तरह से हमें रिएक्ट करती हैं, तो इतना तो उसको समझ में आया होगा कि अगर इतना गर्म रॉड अगर हम बच्ची के माथे पर लगाएंगे तो निश्चित रूप से तकलीफ उसे पहुंचेगी, लेकिन फिर भी वो उसका इलाज कर रही है। ये क्या पीछे मानसिकता है इसकी? नहीं, ये वही जैसे अभी सर ने भी बताया कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है जहाँ इनको आज भी लगता है कि सांप ने काट लिया तो उतने हिस्से को जला दो। मेरे पास तो एक केस ऐसा भी आया था कि उसके बच्चे को बिच्छू ने काट लिया था और उन्होंने पूरा हाथ जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया था और पूरा उससे। तो ये इस तरह के इलाज इन्होंने, जैसे कि हम लोगों ने बचपन से देखा है कि बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में और इन अंधविश्वासों के चलते कई बीमारियों का इलाज इनको लगता है कि इस तरह की चीजों से भी हो जाता है। इसी के लिए हमें जन जागृति की आवश्यकता है, विज्ञान की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ कार्यशालाएं वहां पर होना चाहिए, जन जागृति होना चाहिए। विज्ञान के थ्रू हमको इनको ये समझाना चाहिए कि तर्क उसमें क्या फर्क है और कैसे एक व्यक्ति का उपचार होता है, कैसे आपको बाबा बुद्धू बनाते हैं, किस तरह से वो विज्ञान का ही इस्तेमाल करके आपको जादू टोने के जरिए आपको बताते हैं कि नहीं ये ठीक हो गया है, या आप देखेंगे नींबू काटेंगे तो उसमें से खून निकल आएगा छुरी से। तो इस तरह के जब अंधविश्वास उनके सामने आते हैं और जब वो विज्ञान से बिल्कुल दूर रहते हैं तो उनको लगता है कि इन्हीं को मानना है। और कहीं ना कहीं धर्म भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। बिल्कुल, धर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अंधविश्वास में। सोनल हमारे साथ है, उनसे समझना चाहिए कि धर्म जो है हर जगह विश्वास में कहीं ना कहीं आड़े आ ही जाता है। किसी भी तरह का अंधविश्वास हो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है कि कोई भी अंधविश्वास आता है, किसी भी तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के अंधविश्वास होते हैं, लेकिन उसको धर्म से जोड़ना आज के समय में, वैज्ञानिक युग में, आधुनिक युग में कितना जायज मानती है? नहीं, धर्म से जोड़ना देखिए जायज तो नहीं है, पर जो हमारी एक सोच बनी हुई है, इस तरह की जितनी भी चीजें होती है सब आस्था और विश्वास से ही होती है। जैसे अब उसने अगर उसको दागा भी है तो उसका विश्वास यही होगा उसके पीछे कि ऐसा करने से मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारी मान्यताएं जो अपनी बनी हुई है, आस्था होती है जिसे हम धर्म से जोड़ देते हैं। हाँ, तो इसको हम धर्म से जोड़ लें, जबकि धर्म ऐसा नहीं कहता है कि आप ऐसी चीजें करो। लेकिन जो कुछ अपने पुराने जमाने से बहुत सारी जो कुरीतियां चली आ रही हैं उसको हमने धर्म से जोड़ लिया है, उसको हम एक धर्म का रूप दे देते हैं कि ये इस धर्म में ऐसा होता है, जबकि वो वास्तव में अगर अपन तर्क के नजरिए से देखें तो वो तर्क संगत है नहीं। लेकिन लोगों की मान्यता बनी हुई है तो वो उसी के अनुसार अपना काम करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित, कुरीतियां, सोनल जी ने कहा अभी कि हमारी बहुत सारी पुरानी कुरीतियां हैं जिनको हम अभी तक लेकर साथ चल रहे हैं और उसी को निभाते निभाते हम कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जो जानलेवा साबित होती हैं, प्रयोग करते रहते हैं अलग अलग तरह के। आपसे समझना चाहूंगी कि इनके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य शायद रहा होगा, अगर पूर्वजों ने इस तरह की चीजें बनाई हैं तो उस तथ्य को समझने की कोशिश हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो सिर्फ कुरीतियां ही थी? जैसा आपने कहा कुरीतियों का सारा खेल है, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि वास्तविक तौर पे इनका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ऐसा होता तो आज डॉक्टर ही नहीं होते, ना कोई इलाज होता। आज सर्जरी किसी को चाहिए है, किसी को रिक्वायरमेंट है, डायग्नोज हुई है, चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट की हो, तो क्या हम झाड़ फूक कराते?
ठीक है, अपने आप साइड में वो कर सकते हैं, आपके पुराने विश्वास हैं, जो पारंपरिक चीजें चली आ रही हैं, आप उनको लेके चलते हैं, लेकिन उनको मूल आधार नहीं बना सकते। जो बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो तो आपको डॉक्टर ही दे पाएगा, या पुराने जमाने में वैद्य होते थे, वो भी आपको जड़ी बूटी दे के ही उसका इलाज करते थे। अब अगर हम इसको आस्था से जोड़ें तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी, सबसे पहले तो वो दादी हैं, वो भी माँ थी, और माँ अपने बच्चे को कष्ट किसी भी हाल में देना नहीं चाहेगी। ठीक है, उसको हाई फीवर, इतना तेज बुखार था, लेकिन उनकी मानसिकता आप ये देखिए कि किस हिसाब से, किस सोच से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक गर्म रॉड लगाई। आदमी होता है, पट्टी रखता है, झाड़ फूक कराता है, ठीक है, अगर किसी बारे में नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी पूछेगा, रिश्तेदार से, लेकिन आप खुद अपनी तरफ से ये डिसीजन लेके, तो मुझे तो कहीं ना कहीं डाउट है कि उनकी मानसिकता ही सही नहीं। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको इतना, अगर अपने बच्चे के बारे में आप इतने ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, उनको लाड़ प्यार से पालते हैं, तो ऐसे तरीकों पे आप नहीं जा सकते। कोई भी माँ अपने बच्चों को इस तरीके की पीड़ा या कष्ट नहीं दे सकती है। समर खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। गर्ल चाइल्ड के साथ अक्सर इस तरह की हरकतें देखने को मिलती, घिनौनी हरकतें हो जाती हैं। इस तरह की अगर कोई लड़का होता है या बेटा होता है तो उसके साथ कम चीजें होती हैं, लेकिन एक मानसिकता ये भी होती है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके साथ इस तरह के अंधविश्वास ज्यादा होते हैं। क्या आपके सामने कुछ इस तरह की रिपोर्ट आई है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि गर्ल चाइल्ड के साथ इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी पुरुष से ये कहा गया कि तुम पे भूत चढ़ा है और तुम डायन हो, फिर उसकी हत्या कर दी गई हो। लेकिन कई प्रदेशों में हमने ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि वहाँ हमेशा महिला या छोटी बच्चियों पे ही डायन आती है और उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि उनको जलाना, झाड़ फूक करना, और उससे भी कहीं आगे चीज़ें चली जाती हैं। तो हमेशा सॉफ्ट टारगेट को ही टारगेट किया जाता है और उन्हीं पे ज़्यादातर भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं घर में रहती हैं और कई बार साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं, जिसको भूत प्रेत समझकर उनकी झाड़ फूक करवाना शुरू कर देते हैं, ना कि ये समझ के कि इनको एक ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और इनको एक प्रकार की बीमारी भी है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में एक पढ़ा लिखा वर्ग भी देखने में आता है कि अगर महिला डिप्रेशन में जाती है तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमारी पत्नी डिप्रेशन में चली गई या छोटी बच्ची डिप्रेशन में जा सकती है या उसको किसी प्रकार की मानसिक कोई बीमारी हो सकती है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ये मानते हैं कि मानसिक बीमारी मतलब ना कि दिमागी तौर से कोई असंतुलन, सिर्फ एक तरह का भूत प्रेत या जादू टोना। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, मानसिक बीमारी और डिप्रेशन में जाना दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, हम और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जो परिवार के बाकी सदस्य होते हैं, अगर महिला डिप्रेशन में जाती है या किसी तरह से उसे परेशानी, मानसिक परेशानी होती है, तो उसे समझने की भी कोशिश नहीं करते वो लोग कि इसे किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी या मन से किसी बात को लेकर के परेशानी या डिप्रेशन में गई है। ये क्या तरीका होता है कि डिप्रेशन में अगर महिला चली गई है परिवार की या कोई बच्ची चली गई है किसी घटना, कई बार रेप के भी हादसे हो जाते हैं, बच्ची नहीं बता पाती और अंदर ही अंदर घुलती रहती है, तो अलग तरह का एक वो डिप्रेशन होता है, लेकिन परिवार के लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। तो ये कितना जरूरी हो जाता है कि उस स्थिति को, उन हालातों को परिवार के लोग समझे। और आप चूंकि डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टर की हैसियत से कितना जरूरी है ये परिवार के लोगों को समझना कि वो महिला किस तरह की पीड़ा से जूझ रही है इस समय। ये सही कहा आपने, पहले ज़माना था और ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे। अगर हम आज भी करंट में ये कहीं चल रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी 10 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो ये चीज़ बहुत ही यूजुअल या प्रैक्टिस में कहने को है। किसी बच्ची के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है या कुछ, मैं ये नहीं कहता कि रेप हो गया, लेकिन किसी को अगर छेड़ ही दिया या बच्चे को गलत निगाह से देखा या कोई अभद्र व्यवहार किया उसके साथ, तो बच्ची भी स्वयं झिझकती है घर में अपने माँ बाप को बताने में। वही मैंने जैसे पहले भी कहा आपसे कि ये मानसिकता है, घर का माहौल है। बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लेकिन पुराने जब समय के हिसाब से अगर हम देखें तो लड़कों को इतना कंट्रोल में नहीं रखा जाता है। लड़कियों को शुरू से ही, बचपन से, और मैं तो ये कहूँगा इनफैक्ट जब वो बच्चियाँ पैदा होती हैं तभी से ये कहा जाता है, उनको सिखाया जाता है, छोटे से ही ये कह दिया जाता है कि भाई तुम लड़की हो। तो ये मानसिकता जब आती है तो आप समझ सकते हैं कि फिर आगे वो फ्यूचर में या भविष्य में क्या रूप लेगी। यही सबसे बड़ा कारण है जिससे वो बच्चे के अंदर ऐसी मानसिकता डेवलप होती है कि यार मैं लड़की हूँ, इसका क्या मतलब है।
बिल्कुल, बच्चा insecurity कह feel नहीं होने सकता लगती है, है उसको कोशिश बचपन नहीं से। कर सकता है, जी, बिल्कुल। हो सकता है उसमें वो इतना कहना चाहिए सूझबूझ नहीं है उम्र के हिसाब से कि वो ये क्वेश्चन कर पाए या समझ पाए बातों को, लेकिन माँ बाप वो चीज़ समझते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि माँ बाप भी उसको वैसे ही अपलिफ्ट करते हैं, अपब्रिंगिंग करते हैं समाज में। मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहती थी। अगर आपने जैसे कभी ग्रामीण क्षेत्र में काम किया हो, हम लोग तो अक्सर जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह की बहुत बातें आती हैं कि शाम के समय सूरज डूबने के बाद लड़कियां नहीं निकल सकती, बाल खोल के नहीं निकल सकती वरना भूत का असर हो जाएगा। वो चीज़ें लड़कों पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि इन दिनों में आप नहा नहीं सकती। इस तरह की चीजें इसके जो है पीछे जो पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है, रस्में चली आ रही है, हाँ। रिवाज चले आ कि रहे हैं। सूरज डूबने के कुछ बाद घर से वैज्ञानिक निकलेंगी। तथ्य इसका कुछ हम आकलन कर सकते हैं, इसका इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य रहा होगा, पूर्वजों ने इस तरह के नियम बनाए हैं कि बाल खोलने पर असर हो जाएगा भूत का। देखिए अब ये तो कहना चाहिए चलती फिरती जिसको बातें अब बोली जाती हैं या कहावतें जिसको कहते हैं, जो कि अपने पुराने दादी दादा तो नहीं, खैर दादियाँ या मम्मी या जो सहेलियाँ होती हैं लड़कियों की, या आपस में जो गॉसिपिंग होती है उसमें ये चीज़, या गांव में चलन रहता है कि लोग बाग इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई उसको अगर इधर गई तो भूत लग गए। कई बार जैसे जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे तो कई बार स्कूल में हम लोग भी जाते थे, अगर कोई सुनसान इलाका है तो बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि आप वहाँ ना जाइए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी ही तरफ से, क्योंकि वो नादान है, वो एक मेरे हिसाब से तो बच्चे हमेशा लेकिन साइंटिस्ट रहते कई हैं। बार देखने में भी आता है डॉक्टर रोहित की हरकतें अलग तरह की होने लगती, नॉर्मल बच्चों से वो अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो ये क्या चीज होती, क्या वो अंदर से डरे हुए होते हैं या उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज बैठ जाती है कि उनके पास साथ भूत आ गया है या उनके साथ कोई चुड़ैल आ गई या कोई बुरी चीज उनके साथ हो गई है, तो अलग तरह से नॉर्मल बच्चों से हटकर, सामान्य बच्चों से हटकर अलग हरकतें करने लगते हैं। कोई घूमने लगेगा, कोई रोने लगेगा, कोई बाल नोचने लगेगा, इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं। जी उसमें मानसिक जिसको रोगी बोलते हैं उसके सिम्टम्स अगर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी या बच्चा मानसिक रोगी हो ही गया है। कई बार नॉर्मल बिहेवियर भी रहता है, आप बैठे हुए हैं सडनली आप टिंगलिंग करने लगते हैं या पैर में झुनझुनी चढ़ गई, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि यार इसने ये क्या किया, तो कई बार वो रूप ले जाता है। दूसरा, बच्चे बहुत ही कहना चाहिए कच्ची मिट्टी जिसको बोलते हैं या डेवलपिंग बर्ड होते हैं, वो जैसा सुनते हैं देखते हैं उसी तरीके का माहौल और वो बातें अडप्ट करते हैं। अगर आप उनसे ये कह देंगे, अगर आप उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं और ये कहें कि साहब वहाँ पे फला चीज़ है और किसी बच्चे ने वो चीज़ सुन ली, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये स्थिति बैठ जाती है और वो इस चीज़ को अपने अंदर मानने लगता है कि भाई ये चीज़ वहाँ पे वाकई उपस्थित है या मौजूद है, और वो उसी के हिसाब से फिर आगे अपनी सोच वैसे ही बनाए रखता है। बिल्कुल, और इसी सोच का जो है वो फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे लोग जो अंधविश्वास के साथ कमाई करते रहते हैं, कमाई का जरिया बना लिया है उन्होंने। चलते चलते सोनल से हम सवाल करना चाहेंगे कि क्या अंधविश्वास कमाई का जरिया है? हाँ, लोगों ने बना लिया है ऐसे अंधविश्वास को कमाई। लोगों की जो नासमझी है, उनकी जो जानकारी की कमी है, उसका फायदा कुछ ऐसे लोग जिन्हें जानकारी है वो लोग उठाते हैं। ये तो समाज में हर क्षेत्र में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंधविश्वास और विश्वास के साथ अगर हमारे दिमाग में कोई चीजें हैं तो उससे हम निकले, विश्वास को अलग रखें, अंधविश्वास को अलग रखें। अंधविश्वास को लेकर हमारा ये खास कार्यक्रम और इस पे हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गरीब तबका ही नहीं, अमीर तबका ही नहीं, ग्रामीण इलाका ही नहीं, शहरी इलाका भी नहीं, सारे के सारे बहुत जोरदार फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी अंधविश्वास के चक्कर में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और उस नई मानसिकता, नई आधुनिक सोच के साथ, नई वैज्ञानिक सोच के साथ अपने समाज को आगे ले जाना पड़ेगा। फिलहाल इसमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।